Hi everyone. Today we have discussed about to be the शेरशाह सूरी. आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ये आपका दिया गया शेरशाह सूरी के बारे में who ruled between 1542 with 1545. ये लगभग जो है ना वो 5 साल तक जो थे वो यहाँ पर में एक तरह से इन्होंने रूल किया था. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. कहते हैं कि शेरशाह वाज द सन ऑफ, ये जो शेरशाह थे ना वो बेसिकली ही वाज द सन ऑफ द अफगान जागीरदार इन द सासाराम इन बिहार. कहते हैं कि बिहार में सासाराम बोल के एक जगह है जहां पर एक जागीरदार के ये बेटे हुआ करते थे, अफगान जागीरदार इन सासाराम बिहार. नाउ अगर इसकी इनके बारे में हम लोग समझे तो बेसिकली हिज रियल नेम वाज द, अगर रियल नेम की बात करते तो फरीद खान इनको कहा जाता था. क्या कहा जाता था? फरीद खान कहा जाता था. एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ द शेर आफ्टर द कि ही किल्ड द टाइगर. कहते हैं कि इनको एक तरह से टाइटल दिया गया. टाइटल किस चीज का दिया गया? शेर का. और तब से जो फरीद खान पहले ये थे ना, फरीद खान, उसके बाद से इनका टाइटल मिलने के बाद में इनको शेरशाह का नाम दिया गया. शेरशाह सूरी ये टाइटल जो था वो कैसे मिला इनको? तो जब इन्होंने क्या किया, एक टाइगर को किल किया. टाइगर को किल करने के बाद में फिर उनको ये नाम दिया गया था. नाउ He was a very the ambitious man. कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही ambitious man थे, मतलब एक तरह से आगे की सोच ये रखा करते थे. एंड उतना ही नहीं, विद इन अ फ्यू ईयर, ज्यादा दिन तो इन्होंने रूल नहीं किया, तो विद इन अ फ्यू ईयर्स ही राइज अ लार्ज आर्मी एंड बिकेम द पावर ऑफ द रीजन. कहते हैं कि वो एक तरह से आर्मी, बहुत बड़ा सा आर्मी को बनाए थे और लगभग बहुत सारा ऐसा पार्ट था जो ना ये कवर करके रखे थे, जिसकी अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली प्रेजेंट है इन द स्टेट ऑफ द बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ये जो जगह जितना था ना बिहार का, झारखंड का या वेस्ट बंगाल का, ये इतने सारे पार्ट में उस समय में इन्होंने क्या किया था, एक तरह से तो पूरा का पूरा रूल किया था ना. He defeated the हुमायूं twice. कहते हैं कि इन्होंने हुमायूं को ना 2 बार एक तरह से लड़ाई में जो था वो हराए थे वहां पे. एंड ऑक्यूपाइड द दिल्ली, और फिर से दिल्ली को इन्होंने ऑक्यूपाइड किया था. He went on to with the annexed territories in the north and the organized to be the administration of his empire. कहते हैं कि ये नॉर्थ की तरफ भी गए थे और नॉर्थ की तरफ जाने के बाद में इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से अपने मतलब एम्पायर को और अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने क्या किया, वहां पर में ऑर्गेनाइज किया था. और अनफॉर्चुनेटली शेरशाह रूल फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड. कहते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ये ज्यादा दिनों तक तो रूल नहीं किए थे. एंड ही वाज डाइड इनटू द 1545, और 1545 में आकर के ये क्या हो गए, तो 1545 में आकर के ये डेथ कर गए, मर गए. तो मात्र 5 साल 5 इयर्स इन्होंने रूल किया था, लेकिन 5 इयर्स के दौरान ही इन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे वगैरह कर डाले थे, बहुत सारा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करिए, चाहे बहुत सारा ऐसा काम वगैरह था ना जो इन्होंने किया था, जो अभी भी हिस्ट्री में इनके नामों से, इनके बारे में आज भी हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर किस किस टाइप का इन्होंने वर्क किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डिस्कस हियर अबाउट विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हम लोग बात करते हैं ना तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. कहते हैं कि शेरशाह वाज अ गुड जनरल एंड द इवन टू बी द बेटर एडमिनिस्ट्रेटर. इनके बारे में कहा जाता था कि एक तरह से ना गुड जनरल हुआ करते थे और बेटर एडमिनिस्ट्रेटर भी हुआ करते थे. एंड ही रिफॉर्म टू बी द सिविल, मिलिट्री एंड लैंड रेवेन्यू. कहते हैं इन्होंने सिविल से लेकर के, मिलिट्री से लेकर के, लैंड रेवेन्यू वगैरह जो था ना, ये सारे के सारे सिस्टम को इन्होंने वहां पर एक तरह से ना फिर से रिएस्टैब्लिश, मतलब एक तरह से फिर से उन्होंने बनाया था, मतलब रिफॉर्म किए थे. एंड ही इज often that regarded as the foreigner of the अकबर. कहते हैं कि अगर हम लोग अकबर की बात मानते हैं ना तो कहा जाता है कि इनको फॉरेनर भी, मतलब फॉरेनर ऑफ अकबर के नाम से भी इनको जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा ऐसा रिफॉर्म वगैरह उस समय में बनाया था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, बाय द शेरशाह के द्वारा, और वो एक तरह से कंटिन्यूड होते रहा. ये रिफॉर्म वगैरह जो थे ना जो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इनको अकबर के समय में भी उसी चीज को कंटिन्यूट करते रहा. अब हम लोग सबसे पहले आते जो पॉइंट है हम लोग के पास में, वो है आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. देखो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारा सब पॉइंट्स वगैरह. कहते हैं कि द किंग वाज द मोस्ट द पावरफुल पर्सन इन द एम्पायर. कहते हैं कि एम्पायर के अंदर में ना राजा जो हुआ करता था, किंग जो हुआ करता था, एक तरह से ना बहुत ही मोस्ट पावरफुल हुआ करते थे. एंड ही वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इनके साथ में ना काम करने वाले बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे. The empire was divided into the provinces. एक तरह से अगर हम लोग प्रोविंसेस को कहते हैं तो प्रोविंसेस को सरकार का भी नाम दिया गया था, सरकार कहा जाता था.
तो उस समय में एम्पायर को डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में, और इतना ही नहीं, एंड द डिस्ट्रिक्ट्स, जिसको एक तरह से परगना कहा गया था, डिस्ट्रिक्ट को परगना कहा गया था, इसमें भी डिवाइड किया गया था। एंड अगर उस समय की बात करें तो लोएस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था, यूनिट हुआ करता था, दैट वाज द विलेज। अगर लोएस्ट हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करते हैं तो वो आपका सबसे नीचे तक गया था, वो था आपका विलेज। शेषा टू हिज एम्पायर, कहते हैं कि इन्होंने अपने एम्पायर में हमेशा मतलब लगभग टूर क्या करते थे, इसके पीछे भी कारण थी। एंड टू बी द इंस्पेक्ट, क्यों करते थे ये, तो वो इंस्पेक्ट करना चाहते थे, मतलब एक तरह से देखना चाहते थे क्या चीज के बारे में, एंड टू द इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना वहां पे वो सही सलामत चल रहा है या नहीं, ये सब चीज को वो टूर करके एक तरह से देखना चाहते थे और जाते थे, सब चीज की वो खबर लिया करते थे। अगर हम लोग आगे की बात करें तो टू प्रिवेंट द ऑफिशियल फ्रॉम द बिकमिंग द पावरफुल इन अ पार्टिकुलर रीजन, मतलब ऑफिशियल को प्रिवेंट से बचाना, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि वो एक तरह से पावरफुल उस समय उस एरिया का ना बन जाए, शेरशाह ट्रांसफर्ड इन अ पार्टिकुलर रीजन, कहते हैं कि उनको ना उस रीजन से खास करके ऑफिसर को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता था। जैसे इनको पता लगता था कि ये अगर यहाँ पे रह करके और ज्यादा पावरफुल होते चला जाएगा तो वो क्या करते थे, उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया करते थे। एंड ही वाज ट्रांसफर देन एवरी 2 to 3 years, और इतना ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे ऑफिसर्स को ना हर एक 2 साल के बाद में 3 साल के बाद में ना एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह उनको ट्रांसफर किया जाता था। इतना ही नहीं, फिर कहते हैं कि ही आल्सो हैड एन एफिशिएंसी मतलब स्पाइनेस सिस्टम, इनके पास में ना जासूसी का भी सिस्टम हुआ करता था। और जासूसी किस काम के लिए, तो ये देखने के लिए कि उनके राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रहा है या नहीं, टैक्सेस वगैरह सही से लिया जा रहा है या नहीं, कोई किसी के साथ में इस तरह का मतलब व्यवहार गलत तो नहीं कर रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि कोई दुश्मन वगैरह भी है तो उसके बारे में पता लगाना, इनके बहुत सारे ऐसे जासूस वगैरह हुआ करते थे जो जहां तहां काम करते थे। एंड द स्पाइस केप्ट हिम द इंफॉर्मेशन अबाउट टू बी द ऑल ऑफ द हैपेंड इन द एम्पायर, कहते कि इनके एम्पायर में क्या होता था नहीं होता था, ये सारे चीजों के बारे में जो था ना, इनका जो स्पाइस हुआ करता था, जासूस हुआ करता था, वो इनको खबर दिया करते थे। इसके बाद अगर हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं तो दैट इज द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें एक तरह से बताता है। क्या है ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग एक एक करके पॉइंट इसमें भी डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट आपका दिया गया है कि शेरशाह पेड द रेगुलर द सैलरी इन द कैश टू हिज सोल्जर्स एंड ऑफिसर। शेरशाह जो थे ना ये रेगुलर कैश पेड किया करते थे अपने सोल्जर्स को भी और अपने ऑफिसर्स को भी। इतना ही नहीं, he branded the all horses, जिसको एक तरह से दाग कहा जाता था, to prevent the inferior the quality horses from the being they included in the cavalry। मतलब एक तरह से कैवेलरी में इनकी हॉर्सेस की एक कहते हैं ना कि क्वालिटी को और अच्छा से बढ़ाने के लिए तो ये सिस्टम इन्होंने अपने घोड़ों में लगाया कि मतलब जो यहाँ के होते थे उनको चेंज करके जो अच्छे हुआ करते थे उनको लाया करते थे। नाउ द ही मेंटेन एंड एक्यूरेट द डिस्क्रिप्टिव द रोल, जिसको एक तरह से चेहरा कहा जाता था, ऑफ द ईच अदर। इस तरह से इन्होंने अपने सैनिकों में भी ना मेंटेन किया था एक तरह से क्या क्या डिस्क्रिप्टिव रोल वगैरह होना चाहिए, ये सब सारा चीजों के लिए। एंड ही पर्सनली सुपरवाइज और जितने भी सारे ये क्या करते थे, खुद ही पर्सनली सुपरवाइज करते थे ऑल आर्मी को, मतलब इनके पास जितने भी आर्मी हुआ करता था उनको। एंड द रिक्वायरमेंट मतलब उनके रिक्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, मतलब रिक्रूटमेंट कैसा करना चाहिए, उनको कैसे लेगा नहीं लेगा, वो सारा का सारा चीज खुद परखते थे। एंड एनफोर्स द स्ट्रिक्ट द डिसिप्लिन, और इतना ही नहीं अपने आर्मी को एक तरह से वो इनफोर्स मतलब क्या करते थे, किस काम के लिए, तो मतलब डिसिप्लिन को एकदम सही से रखने के लिए अमंग ही सोल्जर्स। और इतना ही नहीं सोल्जर्स को भी यही बातें हमेशा वो कहा करते थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं दैट इज द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके जमीन के बारे में क्या टैक्सेस वगैरह आते थे नहीं आते थे, कैसे आते थे, ये सब सारी चीज के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल कल्टिवेटेड जितने भी लैंड हुआ करता था, जितने भी कल्टिवेटेड लैंड हुआ करता था, मतलब एक तरह से जो जमीन हुआ करती थी उसमें में was measured and the classified into the good, average and the bad according to its fertility। वो एक तरह से कैसे क्वालिटी का था, गुड क्वालिटी का हुआ करता था वो लैंड, या फिर बैड क्वालिटी की होती थी या एवरेज क्वालिटी की होती थी, ये सब सारे चीजों के ऊपर में क्या किया जाता उसको डिवाइड किया जाता था। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग इसमें डिस्कस करने के लिए आते हैं दैट इज द किंग शेयर वाज फिक्स्ड एट द 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। किसान जितना भी अगर
मतलब उपजाते थे ना, उसका 1/3 जो था वो किंग को एक तरह से मिल जाता था। एंड इट कुड बी द पेड इन द कैश और द काइंड, या तो वो कैश में भी पेड कर सकते थे या फिर काइंड में भी पेड कर सकते थे, मतलब या तो पैसे देते थे मतलब टैक्स के रूप में, या फिर जो चीज उपजाते थे वही वो राजा को एक तरह से एज अ टैक्स के रूप में दे दिया करता था। एंड इट कुड बी मतलब एक तरह से जो भी होता था, चाहे वो कोई भी क्रॉप्स वगैरह क्यों ना ग्रो करे, चाहे जो भी होता था वही चीज वो दिया करते थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर द लेनियन एट द टाइम ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट, कहते कि जो खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये होते थे ऑफिसर्स वगैरह होते थे वहां पर में, इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग ना मतलब समय पर में जो रेवेन्यू होता था ना एकदम से पूरा लेने के लिए एकदम पूरा का पूरा तैयार हो जाते थे, बट दे स्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ द टैक्स कलेक्शन। जब लैंड मतलब जब एक तरह से टैक्स ये लोन वगैरह देते थे तो उस समय उसी तरह से अच्छे से दिया जाता था, और कहते कि जब टैक्स वगैरह लेने का समय आता था तो उसी तरह से ये लोग और स्ट्रिक्ट वगैरह भी हो जाया करते थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। नो इन अ टाइम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, अगर बात आती है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता था, जैसे फ्लड्स का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, या फिर फेमाइन वगैरह टू जो मतलब खास करके हुआ करता था पेजेंट्स के लिए, सो डिड नॉट टू बी द हैव टू बी द एनी टैक्सेस, पेड एनी टैक्सेस। उस समय में इन लोगों को कोई भी टैक्सेस वगैरह पेड नहीं करना होता था। सो रादर द शेरशाह द गिव देम द लोन्स ऑन द इजी टर्म्स इन द टाइम्स ऑफ द इमरजेंसी, और कहते हैं कि जब कभी भी ऐसी इमरजेंसी होती थी तो शेरशाह खुद ही वो लोन दिया करते थे, वो भी बहुत ही कम टैक्सेस के ऊपर में। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे दैट इज द ट्रेड। वो क्या है पार्ट हम लोग का, ट्रेड के बारे में दिया गया है। कहते हैं कि ट्रेड में कि टू मेक द ट्रैवलिंग इजियर टू बी द प्रोमोट, कहते हैं कि अगर हम लोग वहां पे बात करते हैं कि ट्रैवलिंग को और इजियर बनाने के लिए, मतलब एक जगह से जैसे दूसरे जगह जाया जाता था उस समय बिजनेस पर्पज से चाहे किसी पर्पज से, तो उसको और इजी बनाने के लिए क्या किया जाता था, टू प्रमोट द ट्रेड एंड द कॉमर्स। वो लोग क्या करते थे, ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करते थे। नाउ शेरशाह बिल्ट एंड द एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ द रोड, और इसके लिए शेरशाह ने क्या किया था, तो आपका एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ द रोड बनाए थे, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे रोड्स वगैरह उन्होंने बनाया था। एंड द मोस्ट फेमस अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरह से ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहा जाता है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको एक तरह से मतलब जीटी रोड का भी हम लोग नाम देते हैं, ये एक वहां का एक एग्जांपल माना जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू बी द रोड्स, तो दे वर आल्सो प्रोवाइडेड विद द सराइज ऑफ द रेस्ट हाउसेस। अगर हम लोग बात करते हैं रोड का, तो उस रोड के ऊपर में कहा जाता था कि सराइज वगैरह बनाया जाता था जिसको रेस्ट हाउसेस कहा जाता था। एंड दिस सराइज बिकेम द सेंटर ऑफ द ट्रेड, और यही सराय जो हुआ करता था ना वो एक तरह से सेंटर बन चुका था किस चीज का, तो ट्रेड का, बिजनेस का। सो इन कोर्स ऑफ द टाइम अगर हम लोग देखें समय जैसे जैसे बदलता गया, टाउन्स एंड द सिटीज डेवलप अराउंड टू बी द सराइज, और धीरे धीरे इसी सराइज के आसपास में आकर के, रेस्ट हाउसेस के आसपास में आकर के ना बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे, सिटीज थे जो कि डेवलप होते चले गए। टू इनकरेजिंग द फॉरेन ट्रेड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड को अगर इनकरेज किया गया हो, तो शेरशाह रिड्यूस टू बी द कस्टम ड्यूटीज, उन्होंने क्या किया था इसके लिए, तो जो कस्टम ड्यूटीज हुआ करते थे ना उनको उन्होंने क्या किया, एक तरह से रिड्यूस कर दिए थे, कम कर दिए थे। एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ सिल्वर कॉइन कॉल्ड द रुपया, और उन्होंने उस समय में ना एक सिल्वर का कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम लोग एक तरह से रुपया का नाम से जानते हैं। एंड ही इट कंटिन्यू, जो कि बाद में एक तरह से और ये कंटिन्यूड होते रहा टू बी द यूज फॉर द मेनी सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ, और इनके मरने के बाद में भी वो जो था वो आपका बहुत दिनों तक चलते रहा। शेरशाह फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंसेस, कहते हैं कि इन्होंने पॉलिसी जो था एक तरह से रिलीजियस टॉलरेंस की भी अगर हम लोग बात करते हैं ना तो इस तरह से उन्होंने फॉलो किया। एंड ही रिजेक्टेड ऑल द रिलीजन एंड द लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, इन्होंने सारे रिलीजन को एक तरह से रिजेक्ट कर चुके थे, और अपने मतलब जो काम करना था अपने सब्जेक्ट्स के लिए जो काम करना था ना उन्हीं को वो आगे बढ़ाते थे। ही कंस्ट्रक्टेड द पुराना किला इन दिल्ली, इन्होंने उस समय में एक तरह से पुराना किला भी बनाया था, कहां पे, तो दिल्ली में। और इतना नहीं, शेरशाह वाज सक्सीडेड बाय द इस्लाम शाह, इनके मरने के बाद में ना मतलब जो सक्सेसर वहां का बना था वो था इस्लाम शाह। एंड ही कुड नॉट बी अप टू बी द वर्क ऑफ हिज प्रेडिसेसर, कहते हैं कि प्रेडिसेसर के
द्वारा जितना सारा काम वगैरह किया गया था ना, उस काम को सही से मेंटेन नहीं कर पाया, उसको उस तरह से लेके ये नहीं चल पाए। सो हुमायूं डिफीटेड इस्लाम शाह इन द 1555। और बाद में जब हुमायूं वहां से इजराइल से रिटर्न होकर आता है 15 साल के बाद में, तो उन्होंने इस्लाम शाह को क्या किया, तो एक तरह से डिफीट किया एंड एंडेड द सूर डायनेस्टी। और जो सूर डायनेस्टी थी, सूर एम्पायर था, वो एक तरह से खत्म हो गया। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो चलाया गया एम्पायर था ना, इसको हम लोग सूर एम्पायर के नाम से या सूर डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, दैट्स ऑल।